नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज बखमुत में ज़ेलेंस्की की सेना ने जोरदार हमला कर पुतिन की फौज को हैरान कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी की हत्या ने ईरान में हंगामा खड़ा कर दिया। ताइवान की सेना को अमेरिका से मिल रही मदद से चीन इस कदर बौखलाया कि उसने अमेरिका को चेतावनी दे डाली। और किम जोंग उन की मिसाइलों से दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए 40 साल में पहली बार अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन के बखमुत शहर में बहुत बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। खबर है कि यूक्रेन ने बखमुत में रूस के एक अहम ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। ये इतने बड़े हमले हैं कि माना जा रहा है कि ये यूक्रेन का बखमुत में रूस पर फाइनल अटैक भी हो सकता है। इन हमलों का बताया जा रहा है कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है, जिसमें रूस की सेना के एक अड्डे पर बम फटते नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 4 दिन पहले ही रूस ने बखमुत में बढ़त मिलने का दावा किया था। तब रूस ने कहा था कि उसकी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने शहर के 3 नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन खबर है कि 4 दिन के अंदर यूक्रेन ने बखमुत में बाजी पलटने वाला दांव चल दिया। बखमुत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है और यूक्रेन भी अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमुत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। इसलिए यूक्रेन ने बखमुत में रूस पर जोरदार वार कर दिया। जिसके सामने आए वीडियो में इमारतों पर एक के बाद एक ऐसे जबरदस्त ब्लास्ट होते नजर आए जो एक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं। ऐसा लगा जैसे वीडियो में स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन सोशल मीडिया पर बखमुत के बताए जा रहे इस वीडियो के बारे में दावा है कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि बखमुत में लड़ी जा रही भयानक लड़ाई की असली तस्वीर है। दावा किया गया कि यूक्रेन ने जिस बम से हमले किए वो अमेरिका के उसे दिए जे-डैमर किट से लैस गाइडेड बम थे। जहां बम गिराए गए वहां बखमुत में लड़ रही रूस की सेना का हथियारों का अड्डा था और रूस के सैनिक हमले से पहले वहीं तैयारी करते थे। ऐसे में अगर यह खबर सही है तो बखमुत में यूक्रेन ने रूस पर बहुत करारा वार किया है। इस वीडियो के साथ ये दावा भी किया गया है कि यूक्रेन ने रूस पर वार करने के लिए एकदम सटीक निशाना लगाने वाले जीपीएस गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया, जो कि अमेरिका ने उसे पिछले महीने ही दिए हैं। जे-डैमर यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज नाम का ये बम हवा से चलने वाला बम है। यह ऐसा हथियार है जो 72 किलोमीटर दूर से ही रूस की सेना के जबरदस्त किलेबंदी वाली इमारतों और ब्रिज जैसे बड़े बड़े टारगेट भी उड़ा सकता है। और रूस चाहे भी तो यूक्रेन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जे-डैमर फायर एंड फॉरगेट यानी फायर करो और भूल जाओ कैटेगरी का हथियार है। यानी वो ऐसा हथियार है जिसे हवाई जहाज से फायर करके यूक्रेन का पायलट वहां से तुरंत निकल सकता है। कहने का मतलब ये कि यूक्रेन रूस के टारगेट धमाके करके उड़ा देगा और रूस हाथ मलता रह जाएगा। रूस अगर जे-डैमर के जीपीएस को जैम भी कर दे या फिर उसका सिग्नल टूट भी जाए तब भी वो सटीक निशाना साध सकता है और किसी भी मौसम में काम कर सकता है। और दावा किया जा रहा है कि जे-डैमर जैसे स्मार्ट बम को ही बखमुत में रूस के ठिकाने पर गिराकर यूक्रेन ने उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की। यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क प्रांत का बखमुत छोटा सा शहर है, जिसके लिए रूस और यूक्रेन कम से कम 8 महीनों से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमुत बेहद अहम पड़ाव है। अगर पुतिन को डोनेस्क और लुहांस्क से यूक्रेन को पूरी तरह भगाना है तो पहले यूक्रेन से बखमुत को हथियाना होगा, क्योंकि फिर रूस बखमुत से आगे डोनेस्क के क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क की तरफ बढ़ सकता है। क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो अब भी पुतिन की पहुंच से बाहर हैं, जबकि पुतिन पिछले साल ही डोनेस्क को रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन अरसे से क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बेताब हैं और बखमुत पर कब्जे के बाद ये दोनों शहर रूस की तोपों की रेंज के अंदर आ जाएंगे। यही वजह है कि बखमुत में रूस की सेना तो लड़ ही रही है, पुतिन ने उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी मैदान में उतारा हुआ है। दावे किए जा रहे हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत में पागलपन की हद तक जाकर इस तरह लड़ रहे हैं कि उन्हें पुतिन के लिए न तो जान लेने का डर है और न ही पुतिन के लिए जान देने का डर है। वैगनर ग्रुप के हेड और पुतिन के वफादार येवगेनी प्रिगोजिन तो बखमुत के 80% हिस्से पर अपने कब्जे का दावा भी कर चुके हैं। अगर बखमुत हाथ से निकला तो यूक्रेन के लिए पूर्व में पुतिन की फौज को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पुतिन ने बखमुत में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहां तक कि खुद यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ तक कह रहे हैं कि पुतिन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बखमुत पर है। बल्कि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुदानोव ने तो ये तक दावा किया कि मोटे तौर पर रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश ही छोड़ दी है। उसकी कोशिश बस एक जगह जारी है और वो है बखमुत। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस को भी इल्म है कि यूक्रेन बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये वही हमला है जिसकी चर्चा बीते कई महीनों से हो रही है
और रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यूक्रेन सर्दियों में ही रूस पर जोरदार पलटवार का प्लान बना चुका है। वो बस बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है और अब यूक्रेन की ज्यादातर बर्फ पिघल चुकी है। शायद इसलिए यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि उनके जवाबी वार का रूस को इतना डर लग रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन में वार करना ही छोड़ दिया है और वो महफूज ठिकानों में दुबक गई है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिक बस अपनी जान बचाने के बंदोबस्त में लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन ये भी बोला कि रूस बस बखमूत पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है, बाकी जगह तो वो लगभग हथियार डाल ही चुका है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बखमूत के बाद रूस की सेना ने अपनी नजरें उसके पास मौजूद यूक्रेन के कुपियांस्क शहर पर गड़ा दी हैं। खबर है कि वहां के एक म्यूजियम पर रूस ने मिसाइल गिरा दी है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई कि म्यूजियम के मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। कुपियांस्क शहर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव प्रांत में आता है और खार्किव यूक्रेन के उन प्रांतों में है जिन पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही भयानक तबाही मचा दी थी। और एक बार फिर पुतिन की हिट लिस्ट में खार्किव का कुपियांस्क शहर काफी ऊपर दिख रहा है। वहां बीते कुछ महीनों से रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। अगर कुपियांस्क पुतिन के पंजे में आया तो यह पहली बार नहीं होगा। कुपियांस्क पर रूस ने पिछले साल भी कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर यूक्रेन ने उसे रूस से छुड़ा लिया था। मगर पुतिन की फौज दोबारा कुपियांस्क शहर को रूस का बनाने के लिए हाथ पैर मारने लगी है। उसी कोशिश में उसने वहां के एक म्यूजियम पर मिसाइल चला दी। मिसाइल हमले में म्यूजियम ऐसा तबाह हुआ कि तस्वीरें देखकर कोई कह ही न सके कि वो म्यूजियम था। म्यूजियम की दूसरी मंजिल तो बिल्कुल गायब हो गई और वीडियो में राहत कर्मी एक शख्स को मलबे से निकालते नजर आए। यूक्रेन के खार्किव प्रांत का कुपियांस्क शहर एक रेल हब है और रूस उससे ज्यादा दूर नहीं है। वहां से गुजरने वाली ट्रेनें रूस तक भी जाती हैं। अगर रूस कुपियांस्क पर कब्जा जमा लेता है तो वो एकदम आराम से ट्रेनों के जरिए यूक्रेन तक अपनी सेना को सामान और हथियार पहुंचा सकेगा और फिर पुतिन के लिए यूक्रेन के बाकी हिस्से पर राज करना मुश्किल नहीं होगा। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला टल गया, यानी मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला टाल दिया। अब सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट 28 अप्रैल को फैसला सुना सकती है। सीबीआई ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनको 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी ने भी सिसोदिया को साजिश का आरोपी माना है। उधर यूक्रेन की सेना ने मान लिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लड़ने के काबिल नहीं रहे और मौजूदा हालात में यूक्रेन की रक्षा करना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने यह भी साफ कर दिया कि वो मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट बढ़ाने वाला है और अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल करने वाला है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन का कुछ पलों में खेल खत्म कर सकती हैं। छोटी होने की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत भी नहीं होती और इसीलिए यूक्रेन इनकी संख्या बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने खुलकर कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस का सामना करने के काबिल नहीं रहे और धीरे धीरे उसके लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि उसके पास सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनमें 89% 2 मई के बाद काम करने लायक नहीं रहेंगे, जिसके बाद यूक्रेन के लिए रूस के सामने खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द पूरे यूक्रेन में मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट तैनात करनी होंगी। वैसे यूक्रेन को बहुत जल्द पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाले हैं, जो यूक्रेन के लिए राहत की तो बात है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने बयान दिया कि वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकती और पेट्रियट मिसाइलों की यूक्रेन जंग में तैनाती के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने काम की हैं। क्योंकि वही सही समय होगा जब पता चलेगा कि जिस मिसाइल को इतना ढोल पीटकर यूक्रेन लाया गया वो कितनी काम की है और तभी साबित होगा कि पेट्रियट मिसाइलें जंग में बेस्ट हैं या नहीं। यानी यूक्रेन भी जानता है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हर मर्ज की दवा नहीं है और इसीलिए वो दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोच रहा है। यूक्रेन की सेना ने बयान दिया कि सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम से पूरे यूक्रेन को कवर करना मुश्किल है, क्योंकि रूस केवल मिसाइलें नहीं दागता बल्कि आत्मघाती ड्रोन भी भेजता है, जिनसे लड़ने के लिए पेट्रियट और मैनपैड दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैनपैड रूस का बड़ा हथियार बन चुके शाहिद 136 को रोकेगा और पेट्रियट रूस की मिसाइलों को, क्योंकि पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल शहरों और खास जगहों को बचाने में होता है, क्योंकि 40 से 160 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें खतरे को डिटेक्ट करके उसे हवा में ही उड़ा देती हैं। अमेरिका ने इन मिसाइलों को चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी, क्योंकि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में युद्ध नहीं लड़ सकते और इसीलिए यूक्रेन के सैनिकों को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग मिली। लेकिन यूक्रेन के सभी सैनिक ये मिसाइल चलाना नहीं जानते, इसलिए उन्हें दूसरे हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अगले कुछ दिनों में आत्मघाती ड्रोन की नई खेप यूक्रेन भेजेगा और वो भी बिल्कुल नए तरीके से। यानी यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 की फिर से जबरदस्त और नए अंदाज में एंट्री होने वाली है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बार रूस जोड़ों में ड्रोन भेजेगा, जिनमें एक ड्रोन थोड़ी कम ऊंचाई पर और दूसरा उससे अधिक ऊंचाई पर होगा
और अगर एक ड्रोन को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया तो दूसरा ड्रोन टारगेट को हिट करेगा। क्योंकि पिछली बार रूस की सेना ने जितने आत्मघाती ड्रोन भेजे उनमें से 60% को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। लेकिन बाकी के 40% ड्रोन ने भी यूक्रेन को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। अमेरिका के रक्षा विभाग का नया दावा तो जेलेंस्की का दिमाग और खराब कर सकता है, क्योंकि उसका कहना है कि गर्मी की शुरुआत में रूस के ड्रोन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और यही बात यूक्रेन को चैन की सांस नहीं लेने दे रही। दबाव में आकर यूक्रेन की सेना ने कबूल भी कर लिया कि उसके पास रूस से लड़ने के लिए मिसाइलें खत्म हो रही हैं और अब वो पूरे यूक्रेन को कवर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कभी कभी तो रूस की मिसाइलें और ड्रोन एक साथ आ जाते हैं। हालांकि सर्दियों में उसे थोड़ी राहत है, लेकिन गर्मियां आते ही युद्ध के मैदान में भी गर्मी बढ़ गई और 14 महीनों से जारी जंग के और भयंकर होने का चांस भी बढ़ गया। इस बीच इजरायल ने यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम देने का फैसला किया। यह दावा इजरायल के मीडिया ने किया। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब इजरायल के किसी हथियार का यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि इजरायल इस मामले में आनाकानी करता रहा है। यूक्रेन ने उससे कई बार हथियार मांगे और उसकी और अमेरिका की दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन सीरिया में रूस की मजबूत पकड़ ने इजरायल के हाथ बांध दिए और उसने 14 महीने तक यूक्रेन को हथियार नहीं दिए। लेकिन अब वो ऐसा करने जा रहा है, क्योंकि इजरायल ने तय किया कि वो यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम देगा, जो यूक्रेन की ओर आने वाली मिसाइलों को पहचान कर उसकी सेना को अलर्ट कर देंगे। क्योंकि अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम में ऐसे रेडार लगे होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट को दूर से ही पहचान लेते हैं। अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट का साइज तो पता लगाते ही हैं, मैप पर उनकी सटीक लोकेशन भी बता देते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को हमले से पहले पता चल जाएगा कि रूस उसकी ओर कौन सा हवाई हथियार भेज रहा है, जिसके बाद वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है और रूस की मिसाइलों और ड्रोन को तहस नहस कर सकता है। लेकिन इजरायल के अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम इसमें मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल हथियार की जानकारी देंगे, हथियार चलाएंगे नहीं, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो रूस पर हमला करने का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि रूस इजरायल के साथ सीमा शेयर करने वाले सीरिया की हवाई सीमा की सुरक्षा करता है। अटकलें लगती हैं कि इजरायल के लड़ाकू विमान सीरिया में जो हवाई हमले करते हैं वो वहां चक्कर लगा रहे रूस के पायलटों से बातचीत करने के बाद करते हैं, या यूं कहें कि रूस की इजाजत से इजरायल सीरिया की हवाई सीमा में घुसता है और वहां ईरान के ठिकानों को उड़ाता है। और इसी मजबूरी ने इजरायल को यूक्रेन को हथियार देने से रोका, जबकि यूक्रेन ने रूस और ईरान के बीच होने वाली हथियारों की डील का हवाला दिया और इजरायल से मदद मांगी। लेकिन इजरायल ने उसे हथियार नहीं दिए। इस बार भी उसने यूक्रेन को वो सिस्टम दिए जो केवल हथियारों का पता लगाएंगे, हमला नहीं करेंगे। यानी इजरायल ने बड़ी ही चालाकी से यूक्रेन की मदद भी कर दी और रूस को नाराज भी नहीं किया। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इस डील के बारे में इजरायल और यूक्रेन के अधिकारियों की कई बार पोलैंड में बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन ने इजरायल से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था, लेकिन उसने इससे इनकार किया और यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम दिया, जिसका बहुत जल्द कीव में ट्रायल होगा और अगर सब ठीक रहा तो उसे यूक्रेन के बाकी हिस्सों में भी तैनात किया जाएगा। इधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। उन पर गुजरात के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया गया और अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में याचिका दाखिल कर तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। याचिका के मुताबिक तेजस्वी यादव ने पिछले महीने गुजरात के लोगों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। उधर अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने समंदर में अभ्यास करते हुए एक नकली जंगी जहाज को तबाह कर चीन की चिंता बढ़ा दी। दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में रॉकेट दागे, जिसमें उस युद्धपोत के परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में एक रॉकेट समंदर में उस जंगी जहाज पर गिरता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां ऐसा धमाका हुआ जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पानी में ही ज्वालामुखी फट गया हो। असल में बीते कुछ महीनों में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं कर रहे। चीन के रिश्ते अमेरिका से भी खराब हो गए हैं, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। चीन फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों को सबसे ज्यादा परेशान करने में जुटा है और अब क्योंकि उसके रिश्ते अमेरिका से भी खराब हो चुके हैं, इसीलिए अमेरिका लगातार वही काम कर रहा है जिससे चीन को परेशानी हो। और बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में अमेरिका चीन को चिढ़ाने के लिए ही फिलीपींस की सेना के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। इस मिलिट्री ड्रिल में फिलीपींस की सेना अमेरिकी जवानों के साथ मिलकर समंदर में दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास कर रही है, ताकि अगर कभी चीन से जंग जैसे हालात बने तो उसे समंदर में घेर कर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोनों देशों इस बीच हांगकांग के अखबार द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि ताइवान ने हमले की आशंका को देखते हुए हथियार जुटाने शुरू कर दिए हैं। उसे इस बात का डर सता रहा है कि चीन किसी भी वक्त जंग छेड़ देगा।
और अगर जंग में वो अकेला उतरा तो चीन उसे मसल कर रख देगा। हांगकांग के अखबार द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ताइवान ने इसके लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। दावा है कि वो अमेरिका से ऐसे खतरनाक हथियार मांग रहा है जिनसे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। जानकारी के मुताबिक ताइवान इन हथियारों को अमेरिका से मंगवाकर एक जगह इकट्ठा नहीं करेगा, बल्कि उसने उन्हें अलग अलग द्वीपों में रखने की योजना बनाई है। मतलब अगर चीन उनमें कुछ हथियारों को तबाह भी कर दे तो भी ताइवान के हाथ खाली न हो जाएं। क्योंकि अलग अलग जगहों पर रखे हथियार ताइवान के लिए फायदेमंद होंगे, साथ ही उनसे हमले करने में भी आसानी होगी। क्योंकि ताइवान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर चीन ने एक बार जंग छेड़ दी तो ये लड़ाई जल्द खत्म नहीं होने वाली। यही वजह है कि उसने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसमें उसने अमेरिका से मदद मांगी है। दावे के मुताबिक वो हथियारों की बड़ी खेप का ऑर्डर अमेरिकी कंपनियों को दे चुका है और उनसे जल्द हथियार ताइवान तक पहुंचाने की अपील भी की है। खबर तो ये भी है कि इन हथियारों को रखने के लिए कुछ खुफिया अड्डे भी बनने शुरू हो चुके हैं, जिन्हें बनाने का ठेका भी अमेरिकी कंपनियों को ही दिया गया है। असल में ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने कई बार उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि ताइवान को जंग का डर सताने लगा है और उसने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से हथियारों की खेप मांगी है, ताकि वक्त रहते चीन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जा सके। इधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के मददगारों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने ऐसे 27 लोगों की पहचान की, जिन पर शाइस्ता को फरार होने से लेकर मदद करने और जरूरत पड़ने पर पैसे देने का आरोप है। शाइस्ता के मददगारों में अशरफ की पत्नी का भाई सद्दाम और अतीक की बहन आयशा नूरी समेत 27 लोग शामिल हैं, जिनमें 7 वकील भी हैं। 50,000 की इनामी शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार छापे मार रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ आयकर विभाग ने 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में पहला नोटिस जारी किया। ये नोटिस आयकर विभाग ने बांदा जेल में भेजा, जिसमें गाजीपुर की बेनामी संपत्ति पर उससे सवाल पूछे गए। आयकर विभाग को शक है कि मुख्तार अंसारी ने बेनामी संपत्ति का अंबार खड़ा करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई। ये भी पता चला है कि इन बेनामी संपत्तियों में जो कंपनियां सामने आई हैं, उनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत उसके कई करीबी लोग भी डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। उधर यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेलेंस्की ने पुतिन की नाक कहे जाने वाले क्राइमिया को वापस पाने के लिए अपनी चाल चल दी है। यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे अमेरिका के संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया कि क्राइमिया के बगल में मौजूद खैरसोन में जेलेंस्की की सेना ने जगह जगह पोजीशन ले ली है। वो पुतिन की सेना को घेर कर उस पर चौतरफा हमला करने की तैयारी में है। सबसे बड़ा दावा यह हो रहा है कि यूक्रेन ने खैरसोन प्रांत से गुजरने वाली लंबी चौड़ी नीप्रो नदी को पार कर लिया है। उसने जो ठिकाने बनाए हैं वो नदी के पूर्वी तरफ ही बनाए हैं और रूस की सेना खैरसोन में नीप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर ही मौजूद है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने बाकी का खैरसोन भी रूस से छीन लिया तो क्राइमिया भी पुतिन के पंजे से निकल सकता है और क्राइमिया में पुतिन की जान बसती है। वो पिछले साल यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले ही बिल्कुल साफ साफ बोल चुके हैं कि क्राइमिया पर वो न कुछ सुनेंगे न बात करेंगे। लेकिन जेलेंस्की भी अड़े पड़े कि वो रूस से अब क्राइमिया भी लेकर रहेंगे और दावा है कि उस क्राइमिया की तरफ ही यूक्रेन की सेना ने अपना कदम बढ़ा दिया है। वो क्राइमिया से लगने वाले खैरसोन प्रांत में एक्शन में आ गई है। दक्षिणी यूक्रेन के खैरसोन प्रांत से यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो गुजरती है और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि यूक्रेन की फौज ने खैरसोन में उस नीप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर ही पोजीशन ले ली है। अगर ये खबर सही है तो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की सेना नीप्रो जैसी विशाल नदी को पार कर चुकी है, क्योंकि नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से यूक्रेन पहले ही रूस को भगा चुका है। खैरसोन प्रांत की राजधानी खैरसोन शहर नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर है और यूक्रेन पिछले साल नवंबर में ही रूस को वहां से खदेड़ चुका है और वहां से भागने के बाद से रूस की सेना नदी के पूर्वी तट पर ही सिमटी है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब यूक्रेन नदी के पूर्वी तट में भी अड्डे बनाने में जुटा है। यूक्रेन की यह बढ़त पुतिन की बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि पिछले साल रूस की सेना ने सबसे पहले खैरसोन पर ही कब्जा जमाने का दावा किया था और तो और उसके बाद पुतिन ने खैरसोन में रेफरेंडम करवाकर उसे रूस का हिस्सा भी घोषित कर दिया था और हाल ही में पुतिन खैरसोन का दौरा करने भी पहुंच गए। यानी पुतिन ने सिर्फ जबानी तौर पर या फिर कागज पर ही खैरसोन को अपना नहीं माना, बल्कि पुतिन अपने एक्शन से भी जता रहे हैं कि खैरसोन वाकई रूस का है। लेकिन पुतिन यूक्रेन के जिस खैरसोन को सीना ठोककर अपना बताने में लगे हैं, वहीं यूक्रेन की सेना पुतिन के सैनिकों को भगाने में लगी है। अभी फिलहाल खैरसोन के कुछ हिस्से पर रूस का कब्जा है, लेकिन बात सिर्फ खैरसोन की नहीं है। अगर खैरसोन रूस के पंजे से निकला तो पुतिन की जान हलक में आ जाएगी, क्योंकि जेलेंस्की खैरसोन से आगे क्राइमिया की तरफ बढ़ जाएंगे। और पुतिन ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि क्राइमिया रूस का है, उसके बारे में वो कुछ नहीं सुनेंगे। क्राइमिया की सौदेबाजी तो दूर की बात है। 9 साल पहले तक क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने 2014 में उसे यूक्रेन से हथिया लिया और अपना इलाका घोषित कर दिया था। उस क्राइमिया तक जमीन का इकलौता रास्ता खैरसोन से जाता है।
इसलिए खैरसॉन को जीतते ही यूक्रेन को क्राइमिया में घुसने का रास्ता मिल जाएगा और क्राइमिया में पुतिन का सिंहासन डोलने लगेगा। काफी वक्त से दावे भी किए जा रहे हैं कि यूक्रेन रूस पर खतरनाक अटैक की प्लानिंग करके बैठा है। वो बस बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है और यूक्रेन में बर्फ अब पिघल चुकी है। इस बीच रूस के मीडिया ने मॉस्को में एक ड्रोन गिरने का दावा किया। 2 दिन पहले भी मॉस्को के पास ही एक दूसरे इलाके में एक ड्रोन पाया गया था, जिसे वहां के प्रशासन ने यूक्रेन का बताया था। उससे पहले भी मॉस्को के वनुकोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा गया था। रूस के मीडिया के मुताबिक पिछले 2 महीने में कम से कम 4 संदिग्ध ड्रोन मॉस्को या फिर उसके आसपास के इलाकों में नजर आ चुके हैं। लेकिन दावा है कि इस बार जो ड्रोन मिला है वो मॉस्को सिटी कोर्ट के करीब एक मैदान में क्रैश हुआ। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये ड्रोन भी यूक्रेन का हो सकता है, क्योंकि दावा है कि जेलेंस्की की सेना अब सीधे पुतिन के दिल यानी रूस की राजधानी मॉस्को को दहलाना चाहती है और इसीलिए वहां लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं। उधर दर-दर की ठोकरें खाने वाले पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के नए डीजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया, जिसके बाद उनका मजाक उड़ने लगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग ISPR के नए डीजी अहमद शरीफ ये भूल गए कि पाकिस्तान में कैसे हालात हैं। जिस फौज के दम पर वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, शहबाज सरकार उसका पेट तक नहीं भर पा रही। लेकिन इन बातों से बेपरवाह अहमद शरीफ ने बयान दिया कि अगर भारत ने सीमा पर कार्रवाई की तो पाकिस्तान की सेना इसका जवाब देगी और इस लड़ाई को दुश्मन के इलाके तक ले जाएगी। जबकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर का बयान आया था कि पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान की सेना के अधिकारी शेखी बघारने से बाज नहीं आए। जबकि आतंकी हमलों से पस्त पाकिस्तान के टुकड़े होने की नौबत आ चुकी है। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में POK के रहने वाले रहमान नाम के एक आदमी की जमकर पिटाई की गई। 23 अप्रैल को यह घटना एक चाय की दुकान पर पाकिस्तान की कंगाली पर चर्चा के दौरान हुई, जिसके बाद सड़क पर गिराकर उसको पीटा गया। रहमान नाम के उस आदमी पर लोगों ने लात घूंसों की बारिश कर दी। कॉलर पकड़कर उसकी खूब धुनाई की गई और जितने लोग वहां थे सबने उस पर हाथ साफ किया। उसने बार बार छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। बीच सड़क हुई पिटाई से उसके कपड़े भी फट गए। उसने कंगाल होती अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए ये कह दिया था कि डूबते पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि 11वीं शताब्दी के मुस्लिम धर्मगुरु शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी नहीं, जिनको वहाँ के लोग मसीहा मानते हैं। लिहाजा उनका नाम सुनकर लोग भड़क गए और उस पर टूट पड़े। बाद में उस पर पाकिस्तान की पुलिस ने लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर लिया। उधर शाहिद अनवर नाम के एक पाकिस्तानी ब्लॉगर ने कश्मीर के मुद्दे पर अपने ही देश की जमकर खिल्ली उड़ा डाली। उन्होंने वीडियो में पाकिस्तान की कंगाली का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कश्मीर के मुद्दे से दूर ही रहने की सलाह दी और यह दावा किया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत के साथ होना ही वहां के लोगों के लिए फायदेमंद है। दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पाकिस्तान की सरकार को किसी तरह कश्मीर मिल गया तो वो उसे भी बेच खाएंगे। पाकिस्तान बन गई, नेक्स्ट डे हमने तुमको लीज पे देना है किसी को, तो खुद भिखारी। मतलब कुल मिलाकर कश्मीर पर कब्जा करने का मंसूबा पाले बैठे पाकिस्तान को उसके अपने ही देश के एक लड़के ने आईना दिखा दिया और शहबाज शरीफ के चेहरे पर फिर एक बार तमाचा जड़ दिया। पाकिस्तानी ब्लॉगर ने तो यहां तक कह दिया कि भारत ही आने वाले वक्त में सारी दुनिया का लीडर बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होंगे। यही वजह थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से एक खास अपील की। मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी हमें भी गोद ले लेना। इस दौरान उन्होंने अपने ही देश को पानी पी पी कर कोसा भी। उनके मुताबिक पाकिस्तान अपने ही घर के छोटे मोटे झगड़ों में उलझा हुआ है, जबकि भारत दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान को अब कश्मीर को अपने हिस्से में मिलाने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तान की सरकार का शासन हो गया तो वहां भी खाने के लाले पड़ जाएंगे। इधर केरल की किताबों में केंद्र की ओर से NCERT की किताबों से हटाए गए हिस्से भी पढ़ाए जाएंगे, जिसका ऐलान वहां के शिक्षा मंत्री ने किया और ये जानकारी दी कि केरल सरकार 11वीं और 12वीं के छात्रों को मुगलों का इतिहास, गुजरात दंगे और डार्विन के सिद्धांत को पढ़ाना बंद नहीं करेगी, जबकि NCERT की किताबों से ये चैप्टर हटाए जा चुके हैं। इसके लिए केरल में 11वीं और 12वीं के सिलेबस में जल्द बदलाव भी किया जाएगा। इसके साथ ही केरल सरकार इस मामले में प्रधानमंत्री और केंद्र के शिक्षा मंत्री से शिकायत भी करेगी। उधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने IED के जरिए जवानों की गाड़ी को उस वक्त उड़ा दिया जब वो सर्च ऑपरेशन कर लौट रहे थे। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, क्योंकि नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवानों से भरी गाड़ी को उड़ा दिया। इस हमले में जवानों की गाड़ी के परखचे उड़ गए, जबकि सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। दौरान जो है माओवादियों ने एक ID ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के दौरान जो है जवानों की शहादत हुई है। इन जवानों को एक इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद वो सर्च ऑपरेशन चलाकर लौट रहे थे। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों पर एक्शन लेने का भरोसा दिया। कायराना हरकत की है
और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम से फोन पर बात की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 कंट्रोल रूम बनाए, जिनके जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की साजिश है ताकि वहां होने जा रही G20 की बैठक को टारगेट किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक ये कंट्रोल रूम पीओके के भिंबर, नीलम वैली, लीपा वैली, रावलकोट और मुजफ्फराबाद में बनाए गए हैं, जो एलओसी के करीब हैं। इन इलाकों को इसलिए चुना गया ताकि आतंकियों को न केवल सीमा पार कराना आसान हो, बल्कि वहां तैनात भारत के सैनिकों पर भी नजर रखी जा सके। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ के लिए आतंकियों को लेकर पाकिस्तान लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है और मौके की ताक में है। इधर कश्मीर में अगले महीने होने वाली G20 देशों की बैठक से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहां पुंछ में 21 अप्रैल को सेना की गाड़ी पर आतंकवादी हमला भी हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के पास सांबा सेक्टर में जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस इलाके से आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। पुंछ में बड़े आतंकी हमले के बाद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी हो चुका है। यही वजह है कि वहां तैनात जवानों को 24 घंटे चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा वहां पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन को ध्वस्त करने के लिए खास टीम भी तैनात की गई, जिसकी नजर भारत पाकिस्तान सीमा के चप्पे चप्पे पर है। आशंका जताई गई कि अगले महीने कश्मीर में होने वाली G20 देशों की बैठक के दौरान पाकिस्तान वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, जिससे निपटने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है। उधर ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि म्यांमार में ईरानी ड्रोन के पुर्जे मिले। बताया गया कि इसके बाद वहां बवाल मच गया। ईरान पर म्यांमार की सत्ता पर काबिज सेना के विरोधियों की मदद करने का आरोप लगा, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक म्यांमार में ड्रोन के जो पुर्जे पाए गए वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ईरान के ड्रोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। बताया गया कि जैसे ही इसके बारे में म्यांमार की सेना को खबर लगी, उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। असल में म्यांमार में 2021 में सेना ने तख्ता पलट किया था, तब से वहां सेना का ही शासन है। लेकिन दावा है कि तख्ता पलट के बाद म्यांमार में कुछ विद्रोही ग्रुप सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच जब ईरान में बनाए गए खतरनाक ड्रोन के पुर्जे वहां मिले तो ईरान पर म्यांमार की सेना के खिलाफ खड़े होने का आरोप लग गया। इधर दिल्ली के नगर निगम में मेयर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय निर्विरोध मेयर चुन ली गई और आले मोहम्मद इकबाल भी निर्विरोध दिल्ली के डिप्टी मेयर बन गए। बताया गया कि बीजेपी की मेयर प्रत्याशी शिखा राय और डिप्टी मेयर उम्मीदवार सोनी पांडे ने मतदान से पहले अचानक अपने नाम वापस ले लिए। हमारा ध्येय यही है कि महापौर का भी पद का औचित्य तब है जब स्टैंडिंग कमेटी बने। बीजेपी उम्मीदवारों के मैदान से हटने के बाद शैली ओबरॉय को मेयर और आले मोहम्मद को डिप्टी मेयर घोषित कर दिया गया। उधर जापान चांद पर लैंडर उतारने में नाकाम रहा। लैंडर को बनाने वाली जापान की कंपनी आई स्पेस इनकॉर्पोरेटेड के मुताबिक चांद की सतह पर उतरने के दौरान लैंडर हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद धरती से उसका संपर्क टूट गया। आशंका जताई गई कि हाकुतो आर नाम का वो लैंडर चांद पर ही क्रैश हो गया। माना जा रहा है कि यह हादसा लैंडर को चांद पर तेजी से उतारने की कोशिश में हुआ। आई स्पेस इनकॉर्पोरेटेड ने हाकुतो आर को पिछले साल दिसंबर महीने में अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया था। हाकुतो आर करीब 2 मीटर लंबा और 340 किलोग्राम का था। लॉन्च के करीब 5 महीने बाद उसे चांद पर उतारने की कोशिश की गई। लैंडिंग के वक्त उसकी रफ्तार करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन आई स्पेस इनकॉर्पोरेटेड के मुताबिक चांद की सतह को छूने से पहले ही हाकुतो आर से संपर्क टूट गया और चांद पर लैंडर को उतारने का उसका सपना अधूरा रह गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर अपने लैंडर को सफलता से उतार पाए हैं। सितंबर 2019 में भारत का विक्रम लैंडर भी चांद पर उतरने में असफल हुआ था। इधर यूपी के बरेली में एक निजी कॉलेज के छात्र पर कॉलेज के प्रबंधक को गोली मारने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र को क्लास में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर कॉलेज से निकाल दिया गया था और इसी बात से नाराज होकर उसने कॉलेज के प्रबंधक को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक गोली लगने से कॉलेज प्रबंधक बुरी तरह घायल हो गए। करने का भी उसको गिरफ्तारी के लिए हमारे सार्थक प्रयास है। बताया गया कि जिस कॉलेज में फायरिंग की घटना हुई वहां छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी है। इसके बाद भी आरोपी छात्र क्लासरूम में फोन इस्तेमाल कर रहा था। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार की विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को ममता बनर्जी ने ही झटका दे दिया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को नीतीश कुमार की तरफ से की गई पेशकश मंजूर नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें लेफ्ट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक 2 रोज पहले कोलकाता में मुलाकात के दौरान नीतीश ने ममता को एक सुझाव दिया था, जिसमें टीएमसी और कांग्रेस को समझौते के साथ लड़ने की बात कही गई थी। साथ ही कांग्रेस के कोटे की कुछ सीटें लेफ्ट को देने का सुझाव था।
ताकि पश्चिम बंगाल में तीनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक साथ आ जाएं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि ममता इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लेफ्ट के साथ नहीं दिखना चाहती। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद भी कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे देश के विपक्ष एकजुट हो। सूत्रों के मुताबिक ममता ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को टीएमसी और लेफ्ट में किसी एक को चुनना पड़ेगा। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मन की बात के 100 एपिसोड पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में रेडियो को देश की आवाज बताया। उन्होंने रेडियो को युवाओं तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और मन की बात के जरिए राजनीति को छोड़कर देश के दूसरे सभी मुद्दे उठाने पर प्रधानमंत्री की तारीफ की। लोकतंत्र की सफलता के मूल मंत्र को मोदी जी ने 99 एपिसोड के माध्यम से जमीन पर उतारा। इस मौके पर अमित शाह ने एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार को रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। उधर रूस के सर्वलोस्क क्षेत्र को एक गांव भीषण आग की चपेट में आकर पूरी तरह तबाह हो गया। वहां सैकड़ों मकान आग में जलकर राख हो गए। बताया गया कि आग वहां सबसे पहले एक फैक्ट्री में भड़की, जिसके बाद आग ने तेजी से फैलते हुए आसपास के कई मकानों को भी अपनी जद में ले लिया। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग के सैकड़ों कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग की भयंकर लपटों को काबू में करने में उनके भी पसीने छूट गए। जिसके बाद आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से भी पानी का छिड़काव किया गया। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक आग ने उस गांव के सैकड़ों मकानों को जलाकर राख कर दिया, जबकि आग में झुलसकर एक महिला की मौत हो गई। ये आग रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1400 किलोमीटर दूर सर्वलोस्क क्षेत्र के सोस्वा गांव में लगी। हालांकि वहां आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। इधर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने में देर लग रही है। कई महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी और एफआईआर दर्ज न होने पर खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। 4 दिनों से इसी मुद्दे पर कई पहलवानों का धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में एक ट्रक ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को पकड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़कर भागता नजर आया। लेकिन पुलिस ने भी हिम्मत नहीं हारी और 20 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और वो पकड़े गए। बताया गया कि भागते वक्त टायर फट गया, फिर भी ड्राइवर ट्रक को भगाता रहा, जिससे सड़क से चिंगारी निकलती भी दिखी, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जब ट्रक का पिछला हिस्सा खुलवाया तो अंदर गायें भरी हुई थी। मुखपुर ने बताया था कि एक बंद बॉडी का ट्रक है जिसमें 30-32 गायें भरी हुई है। पुलिस के मुताबिक इस ट्रक को हरियाणा के मेवात ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो धर लिए गए। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा के 100 से ज्यादा निजी स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना, जिसमें निजी स्कूलों को कोरोना काल में ली गई फीस का 15% बच्चों के माता पिता को लौटाने के लिए कहा गया था। और इसी मामले में नोएडा प्रशासन ने 100 से ज्यादा स्कूलों पर कार्रवाई की। उनको 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इसके साथ ही नोएडा प्रशासन ने 15% फीस वापसी पर उन स्कूलों से 10 दिनों में जवाब भी मांगा है और जवाब नहीं देने पर 5 लाख का जुर्माना लगाने की बात कही है। उधर अमेरिका के मीडिया ने वहां के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि तालिबान ने 2021 में हुए आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड को एक खुफिया ऑपरेशन में मार गिराया। माना जा रहा है कि तालिबान की इस कार्रवाई से अमेरिका खुश है, क्योंकि उस धमाके में अमेरिका के भी 13 सैनिक मारे गए थे, जिसका मास्टरमाइंड आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का एक बड़ा आतंकी था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने इस आतंकी को मार गिराने का दावा किया है। माना जाता है कि उसी ने 26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाके की साजिश रची थी। ये धमाका उस वक्त किया गया था जब अफगानिस्तान में करीब 2 दशक तक रहने के बाद अमेरिकी सैनिक अपने देश लौट रहे थे। उस दौरान काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में भगदड़ मच गई थी। लोग किसी तरह वहां से निकलने की फिराक में थे। सबसे ज्यादा भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर थी और तभी वहां भयंकर धमाका हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान के 170 नागरिकों समेत 13 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई थी। हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात थे और उस धमाके के बाद अमेरिका ने अपने बाकी बचे सैनिकों को वहां से तुरंत वापस बुला लिया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद अफगानिस्तान के सैनिकों ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए और फिर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। जिसके बाद वहां आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े आईएसकेपी के लड़ाके अपनी पैठ बढ़ाने में जुट गए। कहा जाता है कि अमेरिका को पहले शक था कि 2021 में हुए उस धमाके में तालिबान का हाथ था, लेकिन हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज से ये पता चला कि अमेरिका ने मान लिया कि वो धमाका आईएसआईएस के आतंकियों ने ही करवाया था, जिसके मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तालिबान के इस खुफिया ऑपरेशन में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है,
लेकिन लीक हुई अमेरिकी रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि ISKP से निपटने में अमेरिका तालिबान की मदद कर रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ISIS है, जिसके खिलाफ वो कई देशों में ऑपरेशन चला रहा है। वहीं इस आतंकी संगठन से जुड़े ISKP के लड़ाके भी अमेरिका के निशाने पर हैं, जो इन दिनों तालिबान सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। माना जाता है कि इसी वजह से अमेरिका और तालिबान ने अपनी दुश्मनी भुलाकर इससे निपटने का प्लान बनाया, ताकि दोनों को इससे फायदा हो सके। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। घटना उस वक्त हुई जब उस मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग चंडीगढ़ मनाली हाईवे से गुजर रहे थे। तभी वो बेकाबू मोटरसाइकिल नेशनल हाईवे पर बने डिवाइडर में जा घुसी। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया, उसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती दिखाई दी। तभी वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद वैगनर ग्रुप के हेड और पुतिन के वफादार येवगेनी प्रिगोजिन तो बखमुत के 80% हिस्से पर अपने कब्जे का दावा भी कर चुके हैं। अगर बखमुत हाथ से निकला तो यूक्रेन के लिए पूर्व में पुतिन की फौज को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पुतिन ने बखमुत में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहां तक कि खुद यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ तक कह रहे हैं कि पुतिन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बखमुत पर है। बल्कि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुदनोव ने तो ये तक दावा किया कि मोटे तौर पर रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश ही छोड़ दी है। उसकी कोशिश बस एक जगह जारी है और वो है बखमुत। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस को भी इल्म है कि यूक्रेन बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये वही हमला है जिसकी चर्चा बीते कई महीनों से हो रही है और रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यूक्रेन सर्दियों में ही रूस पर जोरदार पलटवार का प्लान बना चुका है। वो बस बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है और अब यूक्रेन की ज्यादातर बर्फ पिघल चुकी है। शायद इसलिए यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि उनके जवाबी वार का रूस को इतना डर लग रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन में वार करना ही छोड़ दिया है और वो महफूज ठिकानों में दुबक गई है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिक बस अपनी जान बचाने के बंदोबस्त में लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन ये भी बोला कि रूस बस बखमुत पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है, बाकी जगह तो वो लगभग हथियार डाल ही चुका है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बखमुत के बाद रूस की सेना ने अपनी नजरें उसके पास मौजूद यूक्रेन के कुपियांस्क शहर पर गड़ा दी हैं। खबर है कि वहां के एक म्यूजियम पर रूस ने मिसाइल गिरा दी है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई कि म्यूजियम के मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। कुपियांस्क शहर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव प्रांत में आता है और खार्किव यूक्रेन के उन प्रांतों में है जिन पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही भयानक तबाही मचा दी थी। और एक बार फिर पुतिन की हिट लिस्ट में खार्किव का कुपियांस्क शहर काफी ऊपर दिख रहा है। वहां बीते कुछ महीनों से रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। अगर कुपियांस्क पुतिन के पंजे में आया तो यह पहली बार नहीं होगा। कुपियांस्क पर रूस ने पिछले साल भी कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर यूक्रेन ने उसे रूस से छुड़ा लिया था। मगर पुतिन की फौज दोबारा कुपियांस्क शहर को रूस का बनाने के लिए हाथ पैर मारने लगी है। उसी कोशिश में उसने वहां के एक म्यूजियम पर मिसाइल चला दी। मिसाइल हमले में म्यूजियम ऐसा तबाह हुआ कि तस्वीरें देखकर कोई कह ही न सके कि वो म्यूजियम था। म्यूजियम की दूसरी मंजिल तो बिल्कुल गायब हो गई और वीडियो में राहत कर्मी एक शख्स को मलबे से निकालते नजर आए। यूक्रेन के खार्किव प्रांत का कुपियांस्क शहर एक रेल हब है और रूस उससे ज्यादा दूर नहीं है। वहां से गुजरने वाली ट्रेनें रूस तक भी जाती हैं। अगर रूस कुपियांस्क पर कब्जा जमा लेता है तो वो एकदम आराम से ट्रेनों के जरिए यूक्रेन तक अपनी सेना को सामान और हथियार पहुंचा सकेगा और फिर पुतिन के लिए यूक्रेन के बाकी हिस्से पर राज करना मुश्किल नहीं होगा। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला टल गया, यानी मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला टाल दिया। अब सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट 28 अप्रैल को फैसला सुना सकती है। सीबीआई ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनको 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी ने भी सिसोदिया को साजिश का आरोपी माना है। उधर यूक्रेन की सेना ने मान लिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लड़ने के काबिल नहीं रहे और मौजूदा हालात में यूक्रेन की रक्षा करना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने यह भी साफ कर दिया कि वो मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट बढ़ाने वाला है और अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल करने वाला है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन का कुछ पलों में खेल खत्म कर सकती हैं। छोटी होने की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत भी नहीं होती और इसीलिए यूक्रेन इनकी संख्या बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने खुलकर कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस का सामना करने के काबिल नहीं रहे और धीरे धीरे उसके लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो रहा है।
क्योंकि उसके पास सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें 89% 2 मई के बाद काम करने लायक नहीं रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन के बखमुत शहर में बहुत बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। खबर है कि यूक्रेन ने बखमुत में रूस के एक अहम ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। ये इतने बड़े हमले हैं कि माना जा रहा है कि ये यूक्रेन का बखमुत में रूस पर फाइनल अटैक भी हो सकता है। इन हमलों का बताया जा रहा है कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है, जिसमें रूस की सेना के एक अड्डे पर बम फटते नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 4 दिन पहले ही रूस ने बखमुत में बढ़त मिलने का दावा किया था। तब रूस ने कहा था कि उसकी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने शहर के 3 नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन खबर है कि 4 दिन के अंदर यूक्रेन ने बखमुत में बाजी पलटने वाला दांव चल दिया। बखमुत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है और यूक्रेन भी अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमुत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। इसलिए यूक्रेन ने बखमुत में रूस पर जोरदार वार कर दिया। जिसके सामने आए वीडियो में इमारतों पर एक के बाद एक ऐसे जबरदस्त ब्लास्ट होते नजर आए जो एक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं। ऐसा लगा जैसे वीडियो में स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन सोशल मीडिया पर बखमुत के बताए जा रहे इस वीडियो के बारे में दावा है कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि बखमुत में लड़ी जा रही भयानक लड़ाई की असली तस्वीर है। दावा किया गया कि यूक्रेन ने जिस बम से हमले किए वो अमेरिका के उसे दिए जे डैमर किट से लैस गाइडेड बम थे। जहां बम गिराए गए वहां बखमुत में लड़ रही रूस की सेना का हथियारों का अड्डा था और रूस के सैनिक हमले से पहले वहीं तैयारी करते थे। ऐसे में अगर यह खबर सही है तो बखमुत में यूक्रेन ने रूस पर बहुत करारा वार किया है। इस वीडियो के साथ ये दावा भी किया गया है कि यूक्रेन ने रूस पर वार करने के लिए एकदम सटीक निशाना लगाने वाले जीपीएस गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया, जो कि अमेरिका ने उसे पिछले महीने ही दिए हैं। जे डैमर यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज नाम का ये बम हवा से चलने वाला बम है। यह ऐसा हथियार है जो 72 किलोमीटर दूर से ही रूस की सेना के जबरदस्त किलेबंदी वाली इमारतों और ब्रिज जैसे बड़े बड़े टारगेट भी उड़ा सकता है। और रूस चाहे भी तो यूक्रेन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जे डैमर फायर एंड फॉरगेट यानी फायर करो और भूल जाओ कैटेगरी का हथियार है। यानी वो ऐसा हथियार है जिसे हवाई जहाज से फायर करके यूक्रेन का पायलट वहां से तुरंत निकल सकता है। कहने का मतलब ये कि यूक्रेन रूस के टारगेट धमाके। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी की हत्या कर दी गई। वो एक बैंक में किसी काम से गए थे, लेकिन तभी एक बेखौफ हमलावर ने उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से छन्नी कर दिया। इतने पावरफुल धार्मिक नेता की सरेआम हुई हत्या से लोग खौफ में आ गए। हथियार के साथ पहुंचे उस हमलावर ने उन्हें बेहद करीब से गोली मारी। इस दौरान वहां बैंक में मौजूद सुरक्षाकर्मी भी कुछ नहीं कर पाए। जब तक उन्हें कुछ समझ आता उस हमलावर ने अपना काम कर दिया था। इस हमले के पीछे किसका हाथ है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन ईरान को लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस हत्या के बाद ईरान में बवाल शुरू हो गया। आयतुल्लाह अली खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी थे। हमलावर ने आसानी से उनके बेहद करीब पहुंचकर उन पर गोलियां बरसाई, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी पर हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो उस बैंक में बैठे नजर आए। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के करीबी को उस हमलावर ने बेखौफ होकर गोलियों से भुनना शुरू कर दिया। उसने अब्बास अली सुलेमानी को 2 बार में गोलियों से छलनी कर दिया। सबसे पहले उसने उन्हें पीछे से गोली मारी और उसके बाद वो वहीं बैंक में घूमने लगा और बाद में बची हुई गोलियां भी उनके सीने में उतार दी। हालांकि बैंक में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। उसने अब्बास अली सुलेमानी को गोलियों से भूनने के बाद ही दम लिया। लेकिन अब्बास अली सुलेमानी की जिस तरह से गोली मारकर हत्या की गई, उससे लोग दहशत में आ गए। हालांकि हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस हमलावर ने अब्बास अली सुलेमानी को इतने करीब से गोली मारी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। ईरान के मीडिया के मुताबिक जिस बैंक में उन्हें गोली मारी गई वो बाबुलसर शहर में है। सुलेमानी उस बैंक में किसी काम से गए हुए थे, लेकिन तभी हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। अब्बास अली सुलेमानी ईरान में उस सभा के सदस्य भी थे जो वहां सुप्रीम लीडर को चुनती है। इधर हिमाचल प्रदेश के बंडी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। घटना उस वक्त हुई जब उस मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग चंडीगढ़ मनाली हाईवे से गुजर रहे थे। तभी वो बेकाबू मोटरसाइकिल नेशनल हाईवे पर बने डिवाइडर में जा घुसी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती दिखाई दी। तभी वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से जा टकराई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस पर सवार दोनों लोग काफी दूर जा गिरे। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक लड़के की मौत हो गई।
उधर ईरान ने आतंकी संगठनों के समर्थन के आरोप में यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के 20 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए। उसने कुछ संस्थानों पर भी रोक लगाने का ऐलान किया। एक दिन पहले यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान पर नई पाबंदियां लगाई, जिसके जवाब में ईरान ने भी यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के 20 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए। उसने इन लोगों पर ईरान के आतंकी संगठनों की मदद करने का आरोप लगाया, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान ने यह कार्रवाई बदला लेने के लिए की, क्योंकि एक दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने ईरान के कई सैन्य अधिकारियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान की सेना के ये अधिकारी वहां हो रहे प्रदर्शनों को कुचलने में जुटे थे। ईरान में पिछले कई महीनों से हिजाब के खिलाफ लोग सड़कों पर अपना विरोध जता रहे हैं। इस मुद्दे पर वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और आरोप लगाया जाता है कि ईरान की सरकार ने इस हंगामे को खत्म कराने के लिए अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। यही नहीं, वहां कई प्रदर्शनकारियों की हत्या तक हो चुकी है और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने ईरान की सेना के उन अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी जिनका नाम लोगों पर जुल्म ढाने में सबसे ऊपर था। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान पर नया प्रतिबंध उसके और रूस के बीच बढ़ रहे सैन्य रिश्ते की वजह से लगाया गया। ईरान पर आरोप है कि वो पुतिन की मदद के लिए अपने घातक ड्रोन, मिसाइल और बम भेज रहा है, जिसके बदले में पुतिन उसके परमाणु बम बनाने के सपने को पूरा करने में जुटे हैं। यही वजह है कि इजरायल और अमेरिका समेत यूरोप के कई देश ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किसी भी कीमत पर महाविनाश का हथियार न बना सके। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे दूसरे देशों के कई सैनिकों से हिसाब बराबर कर लिया। रूस ने कहा कि उसने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत पर मिसाइल अटैक कर दिया, जिसमें यूक्रेन के लगभग 60 किराए के सैनिक मौत की नींद सो गए, क्योंकि वो रूस की इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का घातक हमला झेल नहीं पाए। रूस ने बताया कि उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन में किराए पर लड़ने वाले विदेश के 20 सैनिक भी बुरी तरह जख्मी हो गए और उनकी 15 गाड़ियों का भी कचूमर निकल गया। रूस ने दावा किया कि मारे गए सैनिक जॉर्जियन लीजन नाम के एक संगठन से जुड़े थे। जॉर्जियन लीजन के सैनिक 2014 से ही यूक्रेन के साथ हैं। रूस का आरोप है कि इसी ग्रुप ने पिछले साल उसके कुछ सैनिकों को तड़पा कर मारा था। रूस ने पिछले साल अनुमान लगाया था कि जॉर्जिया के कम से कम 350 नागरिक यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। रूस का पड़ोसी जॉर्जिया भी यूक्रेन की तरह पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के घातक B-21 रेडर बॉमर को खरीदने से इनकार कर उसे बड़ा झटका दे दिया। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के इस बॉमर को खरीदने की तैयारी की थी, लेकिन अब उसने B-21 रेडर बॉमर को खरीदने से हाथ खड़े कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी उसके तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 1-2 नहीं बल्कि 12 B-21 रेडर बॉमर बेचने वाला था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इस बॉमर के बदले F-35A लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा जताई है। ये दोनों फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, यानी दुनिया का कोई भी रडार इन्हें नहीं पकड़ सकता और ये दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक कुछ मामलों में B-21 बॉमर F-35A से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि B-21 बॉमर छठी पीढ़ी का इकलौता एयरक्राफ्ट है और अमेरिका को छोड़कर किसी और देश के पास इस तरह का फाइटर जेट नहीं है। ये दुनिया का सबसे छोटा बॉमर भी है, लेकिन ये आकार में जितना ही छोटा है उतना ही हमला करने में घातक है। अमेरिका का दावा है कि B-21 रेडर बॉमर बिना रिफ्यूलिंग किए करीब 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने इसकी भारी कीमत की वजह से अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि एक B-21 रेडर बॉमर की कीमत $700 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5700 करोड़ रुपए है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया 12 B-21 बॉमर खरीदने के लिए हामी भरता तो उसे $28 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम चुकानी होती। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने बातचीत शुरू करने के बावजूद ये बॉमर खरीदने से मना कर दिया। इधर दिल्ली में मथुरा रोड पर मौजूद DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो एक ईमेल के जरिए दी गई, जिससे वहां दहशत फैल गई और इस सूचना के बाद तुरंत स्कूल को खाली करवाया गया। इसके बाद पुलिस वाले अंदर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। इस दौरान पूरे स्कूल की छानबीन की गई। पेरेंट्स को ही बता रहा हूं कि अभी कोई थ्रेट नहीं है, हमारी जांच जारी है। खबर फैली तो बच्चों के माता पिता भी स्कूल पहुंच गए। व्हाट्सएप ग्रुप में ही आया हमारे कि बच्चों को हैंडओवर करना चालू कर दिया। हालांकि स्कूल के अंदर कोई बम नहीं मिला और धमकी अफवाह निकली। उधर पश्चिम बंगाल के कालियागंज में नाबालिग लड़की की मौत के बाद जारी विरोध के दौरान पुलिस की पिटाई का एक वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें गुस्साए लोग एक घर में घुसकर पुलिस वालों को पीटते नजर आए। इस दौरान पुलिस वाले हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और एक के बाद एक उनके ऊपर डंडे बरसाते रहे। इससे पहले नाबालिग की मौत से भड़के लोगों ने एक थाने को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लुहांस्क में वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस की फौज से ही भिड़ गए। बताया गया कि दोनों ने एक दूसरे पर भीषण हमले किए।
जिनमें रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के हमले के बाद रूस की सेना भी उस पर टूट पड़ी, जिसके बाद दावा है कि उसने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसमें वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके घायल हो गए। बताया गया कि ये लड़ाई इस वजह से हुई क्योंकि पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कुछ इलाकों में मिली हार का ठीकरा वैगनर ग्रुप पर फोड़ दिया, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। लेकिन ये पुतिन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना की नाक में दम करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका फायदा पुतिन को ही मिला है। अब तक रूस की सेना ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जे किए हैं, दावा है कि वैगनर ग्रुप ने वहां यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी बदौलत रूसी सेना को बढ़त मिल सकी। वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही पुतिन के लिए जान देने को तैयार रहे हैं। इस ग्रुप के लड़ाकों ने जंग के मैदान में रूस के लिए हर मोर्चे पर अपनी वफादारी साबित की है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब जब रूसी सेना ने उन पर उंगली उठाई तो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने भी पुतिन की सेना को सबक सिखाने की ठान ली, क्योंकि दावा है कि इससे पहले ही वो अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप लंबे वक्त से गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है। बताया गया कि उसने कई बार रूस के रक्षा मंत्रालय से इसकी मांग की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप को हथियारों की कमी की कीमत अब कुछ ज्यादा ही चुकानी पड़ रही है। खबर के मुताबिक वैगनर ग्रुप के लड़ाके अब यूक्रेन पर पहले की तरह भीषण हमले नहीं कर पा रहे और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के कुछ हिस्सों में वैगनर ग्रुप को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। बताया गया कि एक वजह यह भी है कि वो रूसी सेना से भिड़ गए, क्योंकि बिना हथियारों के जंग लड़ने का मतलब है खुद को मौत के मुंह में धकेल देना। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में तकरार बढ़ती ही जा रही है। बताया गया कि वैगनर ग्रुप के लाख कहने के बाद भी उसे गोला बारूद नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि इसीलिए पिछले कुछ महीनों से पुतिन की सेना और वैगनर ग्रुप में तनाव बढ़ गया है। लेकिन अब जब दावा किया जा रहा है कि दोनों की आपस में खूनी झड़पें हो गई, तो यूक्रेन के जवान भी राहत की सांस ले रहे होंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका और उत्तर कोरिया के तनाव से जुड़ी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया में परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का ऐलान कर दिया। 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका दक्षिण कोरिया में परमाणु पनडुब्बी तैनात करने जा रहा है। ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के एक अधिकारी ने किया। उनका कहना है कि अमेरिका जल्द ही किम जोंग उन की धमकियों का जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया को परमाणु ताकत से लैस करने वाला है। मतलब अब अमेरिका दक्षिण कोरिया को परमाणु हथियारों का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार मुहैया कराने जा रहा है। दक्षिण कोरिया लंबे वक्त से अमेरिका से परमाणु हथियारों की मदद मांग रहा था, जो पूरी होती दिख रही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका किम जोंग उन को तगड़ा झटका देने वाला है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बाइडेन ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिसके बाद किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को कभी परमाणु हमले की धमकी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका दक्षिण कोरिया को एक ऐसी तकनीक मुहैया कराने की तैयारी में है जिससे उत्तर कोरिया के परमाणु हमले से बचा जा सके। अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि बाइडेन जल्द ही दक्षिण कोरिया को किम जोंग उन के कहर से बचाने के प्लान से पर्दा हटा देंगे। मतलब जिस परमाणु बम की ताकत से किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को डराते आए हैं, वो अब किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि सारी दुनिया ये बात जानती है कि अगर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली तो किम जोंग उन सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। यही वजह है कि वो कई बार दक्षिण कोरिया को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। कुछ महीनों पहले ही उन्होंने दक्षिण कोरिया को अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने की कीमत चुकाने की धमकी दी थी और फिर अपने देश में एक के बाद एक कई मिसाइल टेस्ट किए, जिससे दक्षिण कोरिया की धड़कनें तेज हो गई। किम जोंग उन की इन खतरनाक मिसाइलों की धमक से दक्षिण कोरिया को हमले का डर सताने लगा, क्योंकि वो ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि अगर किम जोंग उन का दिमाग खराब हुआ तो वो परमाणु हमला भी कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। उसने किम जोंग उन की तमाम धमकियों के बावजूद वहां कई सैन्य अभ्यास किए और अब वो परमाणु हमले से उसे बचाने के लिए एक नए प्लान को पेश करने वाला है। इस बीच अमेरिका की मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना के जवान अब पोलैंड में तैनात होंगे। बताया गया कि नेटो के सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया ताकि वो रूस को यह बता सके कि नेटो के सदस्य देश अकेले नहीं हैं। असल में रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पोलैंड पर खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अब पोलैंड में अमेरिकी वायुसेना को तैनात करने की तैयारी की गई ताकि रूस पोलैंड को आंखें दिखाने की हिम्मत न जुटा पाए। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन को अलग अलग तरह की मदद भेजता आया है, जिसकी वजह से उसे पुतिन लगातार अंजाम भुगतने की धमकी देते रहे हैं। बताया गया कि अब रूसी सेना को सबक सिखाने के लिए ही अमेरिका ने यह कदम उठाया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिकी सेना स्थायी तौर पर पोलैंड में तैनात होगी। उधर ईडी की जांच में अतीक अहमद गैंग की 20 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का पता चला। सूत्रों के मुताबिक अतीक और उसके करीबी काली कमाई को सफेद करने में जुटे थे।
जिसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी कंपनियों को मुंबई और कोलकाता में रजिस्टर कराया गया, जिनमें वसूली और जमीन के कारोबार से जुटाए पैसे लगाए गए थे और इन संपत्तियों से जुड़े सबूत अतीक के ठिकाने पर हुई छापेमारी में भी मिले। जांच अधिकारियों को अतीक और उसके गिरोह के पास 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का अंदेशा है। उधर चीन ने ताइवान की सैन्य मदद करने पर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। चीन के मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने अपनी सेना के कई अधिकारियों की ट्रेनिंग देने के लिए ताइवान भेज दिया, जिस पर चीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से इसी बात पर भड़का हुआ है कि अमेरिका ताइवान की मदद करने से बाज नहीं आ रहा। वो चीन के लाख मना करने के बावजूद ताइवान की ताकत बढ़ाने में जुटा है और अब उसने अपनी सेना के कई बड़े अधिकारियों को भी ताइवान भेज दिया ताकि वो युद्ध की ट्रेनिंग दे सके। इसी से बौखलाकर चीन ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। चीन के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना के 200 अधिकारी इन दिनों ताइवान में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि उनमें ज्यादातर अमेरिकी नौसेना के अधिकारी हैं, जिन्हें समुद्र में जंग लड़ने की तमाम बारीकियां पता हैं। क्योंकि चीन ने ताइवान को समंदर में ही घेर रखा है, उसके कई युद्धपोत और जंगी जहाज अब भी ताइवान की सीमा के नजदीक समुद्र में तैनात हैं और इसी वजह से अमेरिका ताइवान को समुद्र में जंग लड़ने की खास ट्रेनिंग देने में जुटा है। चीन के मीडिया के मुताबिक अगले हफ्ते तक अमेरिकी सेना के कुछ और अधिकारी भी ताइवान पहुंचने वाले हैं। यानी अमेरिका और ताइवान दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि चीन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। इसीलिए ताइवान अमेरिका के साथ मिलकर अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है। अमेरिका पहले भी कई बार साफ कर चुका है कि वो ताइवान को बचाने के लिए चीन से भी भिड़ने को तैयार है। वहीं एक दिन पहले ताइवान के विदेश मंत्री ने आशंका जताई कि चीन 2027 तक कभी भी उनके देश पर हमला कर सकता है। इस बीच यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बे जैसे दिखने वाले निशान से पर्दा उठ गया। फोरेंसिक रिपोर्ट में इन धब्बों में इंसानी खून के सबूत मिले, यानी अतीक के दफ्तर के अंदर जो धब्बे मिले वो खून के निशान ही हैं। पुलिस के मुताबिक इसकी पुष्टि एफएसएल की रिपोर्ट से हुई। 24 अप्रैल को न्यूज 18 ने सबसे पहले इस जगह पर मौजूद इन धब्बों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ अतीक अहमद के दफ्तर पहुंचे थे। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन समंदर में रूस को मात देने के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। वो रिमोट से कंट्रोल होने वाली नावों के जरिए पुतिन को धूल चटाने की कोशिश में है, जिनका काम तेजी से समंदर में रूस के जहाजों को टक्कर मारना होगा। यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि ये छोटी छोटी नावें असल में आत्मघाती ड्रोन हैं। मतलब इनके रूस के जहाज से टकराते ही जोरदार विस्फोट होगा और रूस का जहाज बर्बाद हो जाएगा। क्राइमिया के गवर्नर ने आरोप लगाया कि यूक्रेन समंदर में ड्रोन अटैक की तैयारी लंबे वक्त से कर रहा है। वो इससे पहले भी 2 बार इसकी कोशिश कर चुका है और उसका एक ड्रोन पकड़ा गया था और एक समंदर में ही धमाके की वजह से नष्ट हो गया था। लेकिन यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन इस बार पूरी तैयारी के साथ हमला करने के मूड में है, जिसके लिए उसने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है और उसने इन ड्रोन में कई बदलाव भी किए हैं। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन ने जो तीसरा ड्रोन हमला किया वो पिछले 2 हमलों से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि तीसरा हमला रात के वक्त हुआ जबकि पिछले 2 हमले दिन में किए गए थे। जिसका मतलब ये कि उसने अपने ड्रोन को नाइट विजन कैमरों से लैस कर दिया है ताकि वो रात में भी सटीक हमला कर सकें। मतलब अब वो रूस पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है और इसके लिए अपनी सारी ताकत जुटा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन इन हमलों के जरिए उन बंदरगाहों को वापस पाना चाहता है जिन पर पिछले साल जंग छिड़ते ही रूस ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये बंदरगाह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी थे और जब इन पर रूस ने कब्जा किया तो यूक्रेन छटपटा गया। लेकिन साल भर बाद भी उन्हें रूस के चंगुल से निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन इन ड्रोन को ओडेसा बंदरगाह से ऑपरेट कर रहा है, जो कि उस समझौते के खिलाफ है जो अनाज के निर्यात के लिए रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था। यानी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव नाम के समझौते के तहत यूक्रेन को जिन बंदरगाहों से सिर्फ अनाज निर्यात करने की इजाजत मिली थी उनका इस्तेमाल वो सैन्य अड्डों की तरह करने लगा, जिससे रूस भड़क गया। रूस ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन ने इस तरह का सैन्य ऑपरेशन दोबारा करने की कोशिश की तो उसका अनाज उसी के देश में सड़ जाएगा। मतलब आधी दुनिया की भूखों मरने की नौबत आ जाने पर भी पुतिन इन बंदरगाहों पर यूक्रेन के लोगों को पैर तक नहीं रखने देंगे। इस बीच 17 देशों के साथ बॉर्डर से जुड़े विवाद में उलझे चीन ने दुनिया के सामने शांति दूत बनने का ढोंग करने में पूरी ताकत लगा दी। इस बार उसकी कोशिश यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग का अंत करवाने की है, जिसके लिए वो अपना एक डेलीगेशन यूक्रेन भेजने वाला है। हैरानी की बात यह कि जंग खत्म कराने का होश चीन को 14 महीने तक जंग चलने के बाद आया और ख्याल आते ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन मिला दिया। फोन पर शी जिनपिंग ने जेलेंस्की से क्या कहा, इससे जुड़ी खबरें भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दी गईं। बताया गया कि शी जिनपिंग ने खुद को शांति का पक्षधर बताया। ये कह दिया कि वो तो हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं। मतलब 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। ताकत से तिब्बत को हड़पने वाला चीन अब शांति का पाठ पढ़ा रहा है। 17 देशों के साथ जमीन के लिए झगड़ रहा चीन खुद को शांति का पक्षधर बता रहा है और ये दावा कर रहा है कि वो तो हमेशा उसी तरफ खड़ा है जहां शांति हो।
हालांकि चीन जैसे चालाक और शातिर मुल्क को शांति का बुखार कुछ महीने पहले ही चढ़ा और उसने सऊदी अरब की ईरान के साथ दोस्ती करवा दी, यानी दो कट्टर दुश्मनों को मिला दिया। माना जा रहा है कि चीन को शांति या युद्ध से मतलब नहीं था, बल्कि वो तो पश्चिम एशिया से अमेरिका का सफाया करना चाहता था। फिर कुछ ही हफ्तों के बाद उसने इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा खत्म कराने का प्रस्ताव दे दिया। इजराइल के वजूद में आने के साथ ही उसका फिलिस्तीन से झगड़ा चल रहा है, लेकिन चीन को लगता है कि वो इसे भी खत्म करा सकता है। हालांकि यहाँ भी टारगेट अमेरिका ही है। अगर ये झगड़ा खत्म हो गया तो इजराइल के लिए चीन अमेरिका से ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और अब यूक्रेन युद्ध के अंत का प्रस्ताव, यहाँ अगर शांति हो गई तो यूरोप में भी अमेरिका से ज्यादा चीन का दबदबा हो जाएगा। मतलब ये कि शांति दूत बनकर चीन अमेरिका के लिए मुसीबत बनने की कोशिश कर रहा है। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सूडान में फंसे भारतीयों से जुड़ी हुई, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर वायुसेना का विमान दिल्ली पहुंच चुका है। ऑपरेशन कावेरी के तहत इस विमान में सूडान से 360 भारतीयों को लाया गया। इस काम के लिए वायुसेना का विमान सऊदी अरब के जिद्दा पहुंचा था। वहां सूडान में फंसे भारतीयों को युद्धपोत INS सुमेधा के जरिए लाया गया था, जिसके बाद सऊदी अरब से वायुसेना का विमान उन्हें लेकर दिल्ली पहुंचा। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। नीरज, और क्या पता चल रहा है? किशोर, 360 भारतीय सूडान से जेद्दा होते हुए भारत पहुंच गए हैं, लेकिन सऊदीया के विमान से पहुंचे, क्योंकि जो भारत वायुसेना का विमान है उससे दूसरी या तीसरी खेप में भारत पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पीछे लगातार भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और भारत माता के नारे लगा रहे हैं, सरकार के गुणगान कर रहे हैं किशोर, और लगातार भारत सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि सूडान की स्थिति से निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं। शुक्रिया नीरज आपका। इधर बेंगलुरु में एक महिला ने ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो के ड्राइवर पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। घटना के दिन का एक दिल दहला देने वाला CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोप लगाने वाली महिला मोटरसाइकिल से कूदती हुई दिखी। इसके बाद वो महिला एक दूसरे मोटरसाइकिल सवार से मदद मांगती नजर आई। बताया गया कि यह घटना 21 अप्रैल की है। आरोप है कि रैपिडो के ड्राइवर ने सफर के दौरान पीड़ित महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तराखंड के रामनगर में एक बार फिर एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि जंगल से निकले बाघ ने उन पर तेजी से झपट्टा मारा। इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाघ सड़क से गुजर रही पर्यटकों की गाड़ी पर हमले की कोशिश करता नजर आया, जिसके बाद गाड़ी में मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। इस बात की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने वहां निगरानी बढ़ा दी और उस इलाके में गाड़ियों के आने जाने पर रोक भी लगा दी गई। उधर अफ्रीकी देश सूडान में करीब 2 हफ्ते से छिड़ा गृह युद्ध इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया कि अब पूरी दुनिया के ऊपर संकट छा गया है। WHO तक को चेतावनी जारी करनी पड़ी, क्योंकि सूडान में सेना से लड़ रहे पैरामिलिट्री ग्रुप RSF ने एक सरकारी लैब पर कब्जा कर लिया और उस लैब में कई खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया के सैंपल हैं, जो कि अगर गलत हाथों में पड़ गए तो सूडान से पूरी दुनिया में पोलियो, हैजा और खसरा जैसी खतरनाक बीमारियों का विस्फोट हो सकता है। WHO ने बताया कि सूडान की राजधानी खर्तूम में मौजूद सरकारी लैब पर RSF के लड़ाकों के कब्जे की वजह से मेडिकल टेक्नीशियन वहां पहुंच ही नहीं पा रहे। ऊपर से लैब की बिजली भी कट रही है। इस वजह से लैब को मैनेज करना नामुमकिन सा हो गया है, जो कि खतरे की बड़ी घंटी है। इस बीच जर्मनी के हैम्बर्ग में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई सीरिया के रहने वाले हैं, जो वहां हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि इसके लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने के लिए पुलिस के करीब 250 जवानों को लगाया गया। माना जा रहा है कि इन दोनों का ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से हो सकता है। पिछले कुछ सालों से यूरोप में इस्लामिक स्टेट का नेटवर्क खत्म समझा जा रहा था, लेकिन इन 2 लड़कों की गिरफ्तारी के बाद यूरोप पर आतंकी खतरा मंडराता दिखने लगा। जर्मनी की पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि दोनों संदिग्ध आतंकी कुछ शहरों में हमले की योजना बना रहे थे, ताकि लोगों में दहशत पैदा की जा सके। इधर असम के तिनसुकिया में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि उसे नष्ट कर सुरक्षा बल के जवानों ने दंतेवाड़ा जैसे हमले को नाकाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस और सेना ने इस इलाके में घेरेबंदी की और सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया गया कि आर्मी की पेट्रोलिंग के दौरान जवानों ने विस्फोट से भरा प्लास्टिक बैग बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। इसके पीछे कौन है, कोई संगठन है क्या, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसका हम पता कर रहे हैं। और इस दौरान जवानों ने वहां आसपास के इलाकों की भी तलाशी ली, लेकिन कोई दूसरा संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। वहां सिडनी में क्वाड देशों की एक बैठक होने वाली है।
जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनके इस ऐलान के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए उनके इंतजार की बात कही। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका और जापान भी शामिल हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर पर हुए खर्च पर सियासी खींचतान शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के सरकारी घर के रेनोवेशन में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए और यह काम ऐसे वक्त पर किया गया जब दिल्ली में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा था। लेकिन महामारी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर पर करीब 45 करोड़ खर्च करने का आरोप लगा। बीजेपी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि केजरीवाल के सरकारी घर के रेनोवेशन के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया गया, जबकि 2013 में मुख्यमंत्री पद संभालते समय उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये सारा बखेड़ा पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज सामने आने के बाद खड़ा हुआ, क्योंकि दस्तावेजों में लिखा था कि केजरीवाल के बंगले के पर्दों, दरवाजों और सजावट पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा रुपए में इंपोर्टेड मार्बल और फ्लोरिंग की गई और पूरे रेनोवेशन का बजट 45 करोड़ रुपए पहुंच गया। उधर पशु तस्करी के आरोप में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। पशु तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल पहले ही जेल में है और अब उनकी बेटी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने सुकन्या मंडल को 2 बार समन्स भेजे थे और पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बीच महाराष्ट्र के सांगली में अतिक्रमण हटाने गए एक सरपंच के साथ मारपीट कर दी गई। इस दौरान लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, जिसमें उन्हें काफी चोटें भी आईं। हालांकि सरपंच ने बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उनसे भिड़ गए। असल में वो ग्राम पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने वहां पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनको घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। एक महिला सरपंच को मारने के लिए उनके पीछे भागी, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उन्हें बचा लिया। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर ईरान से भिड़ने को तैयार बैठे इजरायल ने अजरबैजान के साथ $12 करोड़ की सैटेलाइट डील कर ली। ये जानकारी इजरायल के विदेश मंत्री ने दी। कुछ दिन पहले ही वो अजरबैजान के दौरे पर गए थे और इसी दौरान 12 करोड़ की सैटेलाइट डील हुई, जो ईरान के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि ये डील इजरायल और अजरबैजान की दोस्ती को और पक्का कर देगी। क्योंकि कुछ दिन पहले स्पेस में अजरबैजान की सैटेलाइट ने सिग्नल भेजना बंद कर दिया, या यूं कहें कि काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उसने इजरायल से मदद मांगी और अब वो इजरायल की कंपनी से 2 सैटेलाइट खरीदने वाला है, जिनकी कीमत $12 करोड़ होगी। हालांकि ये पता नहीं कि अजरबैजान जो सैटेलाइट खरीदेगा वो काम क्या करेंगी। और यही बात ईरान के लिए खतरे की घंटी बजाती है, क्योंकि पिछले महीने ही इजरायल ने अपने स्पाई सैटेलाइट ओफेक का नया वर्जन ओफेक 13 लॉन्च किया, जो जासूसी करने में माहिर है और ओफेक सीरीज की सबसे ताकतवर स्पाई सैटेलाइट है, जिसे इजरायल ने पिछले महीने 29 मार्च को लॉन्च किया था। जिसके बाद ईरान के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि ओफेक 13 दुश्मन के रेडार से सिग्नल कैच करने में माहिर है और किसी भी मौसम और परिस्थिति में जासूसी कर सकती है। ईरान को यही बात परेशान कर रही है, क्योंकि अजरबैजान ने ये तो बताया कि उसने इजरायल से सैटेलाइट डील की, लेकिन ये नहीं बताया कि उन सैटेलाइट में कौन कौन सी खूबियां हैं। यानी इस बात का फुल चांस है कि अजरबैजान इजरायल से जासूसी करने वाली सैटेलाइट ले रहा हो, जो अजरबैजान के दुश्मन और उसके साथ सीमा साझा करने वाले ईरान को परेशान करेगा। क्योंकि इजरायल और अजरबैजान की पक्की दोस्ती की एक बड़ी वजह दोनों देशों की ईरान से दुश्मनी है। इधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और इसी वीडियो में दिखा कि वो मजदूर जब कोयला खदान में काम कर रहा था, तभी उस पर बिजली गिरी और वो जमीन पर गिर गया। बताया गया कि बेमौसम बारिश के दौरान बिजली कड़की और वो मजदूर उसकी चपेट में आ गया, जिसमें उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने परिवार को उसके गुजर जाने की जानकारी दी। उधर मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी दोपहर में नहीं लगाई जाएगी। ऐसा भीषण गर्मी की वजह से किया गया, जिसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस में शामिल इस उम्र के कांस्टेबल की ड्यूटी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच नहीं लगाई जाएगी। इनमें वो सिपाही भी शामिल हैं जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या अस्थमा की परेशानी है, या फिर जिनका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो। इस बीच पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते दखल ने इजरायल को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि चीन ने पश्चिम एशिया में इजरायल का बना बनाया काम बिगाड़ कर रख दिया और पहले ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी खत्म की और फिर ईरान और यूएई की। यानी चीन ने ईरान के उसके दुश्मनों से रिश्ते सुधार दिए, जिसका खमियाजा इजरायल को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इजरायल भी इन देशों से करीबी बढ़ाने की कोशिश में था। लेकिन चीन ने बीच में आकर इजरायल का सारा काम ही बिगाड़ दिया, क्योंकि उसने ईरान की पैरवी की, मध्यस्थ बना। बीजिंग में ईरान की सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से मुलाकात करवाई, जिसके बाद उनके रिश्ते सुधरने लगे और इजरायल ने जहां से शुरू किया था फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। मतलब चीन फिलिस्तीन और इजरायल के मामले में भी टांग अड़ाने की कोशिश में है, या यूं कहें कि चीन ने वो हर काम किया जो इजरायल का काम बिगाड़ देगा, क्योंकि ईरान खेमेबंदी कर रहा है, जिसमें चीन ने उसकी मदद की और मुस्लिम देश एकजुट होने लगे।
अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा ने तो आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि इसी बहाने ईरान इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बनाने में जुट गया, जिसके लिए ईरान ने न शिया सुन्नी झगड़ा देखा और न दूसरा कोई विवाद। इस काम में पर्दे के पीछे चीन ने ईरान का साथ दिया और इसी बात ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन अमेरिका का दुश्मन है और अमेरिका इजराइल का दोस्त। और कहीं न कहीं चीन अमेरिका से दुश्मनी निकालने के लिए पूरे के पूरे पश्चिम एशिया को इजराइल के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, जिसके लिए उसने ईरान को हथियार बनाया और सऊदी अरब और यूएई से उसकी दोस्ती करवाई, जिसने इजराइल को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि नेतन्याहू खुलकर चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इशारों में उन्होंने ये जता दिया कि उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में अमेरिका का नंबर सबसे ऊपर है और वो बाइडेन से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। वैसे चीन भी ये बात जानता है, तभी उसने पश्चिम एशिया में घुसने के लिए ईरान को रास्ता बनाया और ईरान ने इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लिया। ये तीनों देश मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश हैं। खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान का रिश्ता सुधर चुका है, जबकि कुछ महीने पहले तक इजराइल इनमें कई देशों से दोस्ती की कोशिश में था। तुर्की के संग तो कूटनीतिक रिश्ते भी शुरू हो चुके थे, लेकिन अचानक समय का पहिया घूमा और चीन और ईरान ने इजराइल के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, जिसके बाद इजराइल ने चीन के पश्चिम एशिया में दखल पर नाराजगी जतानी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता है कि इतना बड़ा उलटफेर करना और मुस्लिम देशों का मोर्चा बनाना ईरान के अकेले के बस की बात नहीं है और वो चीन के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को हथियार बनाया और पश्चिम एशिया को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया। रूस भी उसके साथ है, जबकि अमेरिका के साथ यूरोप और इजराइल जैसे देश हैं। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा में एक स्कूल में एक संदिग्ध आदमी के घुसने से हड़कंप मच गया। उसके हाथ में पिस्तौल और कुछ बोतलें थी, जिन्हें लेकर वो बच्चों से भरे एक क्लासरूम में घुस गया। पिस्तौल लहराते हुए उसने उन बोतलों को मेज पर रखा। इस दौरान वो लगातार कुछ बोलता रहा, जिसके बाद वहां हर तरफ डर, दहशत और अफरा तफरी का माहौल दिखा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके पास मौजूद एक बैग और बोतलें भी पुलिस ने जब्त कर ली, जिनमें तेजाब होने की आशंका है। उधर महाराष्ट्र के वाशिम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बच्ची घर की छत से नीचे गिर गई, जो करीब 30 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन हैरानी की बात यह कि बच्ची बिल्कुल सलामत रही और गिरने के बाद अगले ही पल खड़ी होकर चलने लगी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सड़क किनारे 2 मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक वो बच्ची छत से वहां खड़ी मोटरसाइकिल पर आ गिरी। हालांकि गनीमत ये रही कि उसे कुछ नहीं हुआ और वो उठकर चलने लगी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। ढह गए सारे किले अभिमान के, ढह गए सारे किले अभिमान के, समझ में आता नहीं इंसान के। 100 बात की एक बात कही डीएम मिश्र ने, बाद उसके कुछ नहीं बचता है, फिर दीप बुझ जाते हैं जब अरमान के। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।